अनिश्चितताओं से भरी इस दुनिया में सिर्फ एक चीज निश्चित है, वह है समय का बदलना। बदलाव की इस कड़ी में यह साल भी बीत गया, नया साल आ गया है। आप सबको नए साल की शुभकामनाएं। बीत रहा साल बहुत सारे बदलावों का गवाह बना। इन्हीं में से कुछ बदलाव ऐसे रहे जो स्मृतियों में दर्ज हो गए। ये वो लोग और घटनाएं हैं जो सिर्फ समय की गति में बदले नहीं, बल्कि उन्होंने पूरा का पूरा यू टर्न मार लिया। आज हम ऐसे लोगों की बात करेंगे जिनके चारित्रिक बदलाव को देख लोगों के मुंह से निकल पड़ा, ओ माय गॉड। यू टर्न की लिस्ट में सबसे चमकता सितारा हैं विक्रांत मेसी। 12th फेल मूवी स्टार विक्रांत मेसी धर्मनिरपेक्षता और धार्मिक सहिष्णुता के बड़े समर्थक थे। चाहे कठुआ बलात्कार का मामला हो, सरकार को क्रिटिसाइज करना हो, या फिर छपाक फिल्म के प्रमोशन के दौरान दीपिका पादुकोण के साथ खड़े होना हो, विक्रांत प्रगतिशीलता के चैंपियन थे। 2018 में कठुआ बलात्कार मामले में उन्होंने एक कार्टून को ट्वीट करते हुए लिखा था कि हाफ बेग्ड पोटैटो एंड हाफ बेग्ड नेशनलिस्ट विल ओनली कॉज पेन इन द गट। जनवरी 2020 में अपनी फिल्म छपाक के प्रमोशन के दौरान दीपिका पादुकोण जब छात्रों के बीच जेएनयू पहुंची थी, तब राइट विंग कुनबे ने दीपिका पादुकोण की भयानक ट्रोलिंग की थी। उस समय ट्विटर पर बायकॉट छपाक, ब्लॉक दीपिका जैसे ट्रेंड चलाए गए थे। तब विक्रांत ने दीपिका के समर्थन में कहा था, इस देश में दीपिका पादुकोण होना बहुत कठिन है। एक महिला होना और अपनी आवाज रखना मुश्किल है। वह हमारे देश की सबसे बड़ी स्टार है और आइकन है। अगर उन्हें इस तरह से दबाया जा सकता है तो किसी को भी दबाया जा सकता है। अफसोस की बात है कि आज इस पर पब्लिक डिस्कोर्स नहीं है। मैं जो कह चुका हूं उसी पर खड़ा हूं। लेकिन वहां से विक्रांत ने एक लंबा सफर तय किया। वो काफी बदले बदले नजर आ रहे हैं, खासकर जब से उनकी नई फिल्म द साबरमती रिपोर्ट रिलीज हुई है। सुनिए। जो चीजें मुझे बुरी लगती थी वो एक्चुअली बुरी है नहीं। लोग कहते हैं मुसलमान खतरे में, कोई खतरे में नहीं है, सब सही चल रहा है। तो इसीलिए आज मैं कह रहा हूं कि आई हैव चेंज्ड ओवर द लास्ट 10 years। फिर ये सुनिए। 100 साल के ऑपरेशन के बाद हमें एक सो कॉल्ड आजादी मिली, पर क्या वो वाकई आजादी थी? कॉलोनियल हैंगओवर जो वो छोड़ के गए, उसी में हम लग गए। तो मेरा ये मानना है कि आज जो हिंदू है वो अब उसको फाइनली जाके एक पोजीशन मिली है जहां पे वो अपनी आइडेंटिटी की मांग रख रहा है अपने ही देश में। लेकिन एक मिनट, ये कुछ कंगना जैसा नहीं लग रहा? ऑफ कोर्स वो आजादी नहीं थी, वो भीख थी, और जो आजादी मिली है वो 2014 में मिली है। अब मेसी के कुछ और पुराने ट्वीट्स देख लीजिए, जिनमें से कुछ को इन्होंने डिलीट कर दिया है। यहाँ तक कि उन्होंने कठुआ रेप पर किया गया अपना ट्वीट भी डिलीट कर दिया है और माफी भी मांग ली है। लेकिन ऐसा हुआ कैसे? दरअसल विक्रांत की फिल्म द साबरमती रिपोर्ट 2002 के गोधरा ट्रेन जलने की घटना पर आधारित है। इसके प्रचार के दौरान मेसी ने गोधरा की इस घटना की तुलना हमारा 9/11 कहकर की और इसके प्रभाव को भारत और अमेरिका में 9/11 हमलों के समान बताया। उनके बयानों ने सोशल मीडिया को हमेशा की तरह दो हिस्सों में बांट दिया। विक्रांत के यूटर्न से उन्हें फायदा भी हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने कैबिनेट सहयोगियों के साथ संसद भवन में फिल्म देखने पहुंचे। बकौल विक्रांत फिल्म देखने के दौरान प्रधानमंत्री मोदी भावुक हो गए थे। प्रधानमंत्री मोदी खुद भी फिल्म की तारीफ में ट्वीट करते हैं। वैसे तो मेसी की हजारों ख्वाहिशें हैं, उनमें से एक ख्वाहिश है अर्नब गोस्वामी के बायोपिक में काम करने की। तो किसी जर्नलिस्ट की बायोपिक में काम करना हो तो वो नाम क्या होगा? The man is here and I mean it. I genuinely mean it because अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, he's had the guts to stand out tall all these years, और इनके साथ पिछले कुछ सालों में जो हुआ है वो एक प्रेरणा का स्रोत है लोगों के लिए। The way he stood out, the way he stood for the truth, and the way he's been out there and represented the larger audience, definitely him. But I wonder, अगर विक्रांत मेसी अर्नब की बायोपिक में काम करेंगे तो क्या उसमें ये वाला सीन होगा? I am sorry, बाबू। या फिर
ये वाला? कहाँ छिपा हुआ है? बोलती बंद क्यों? क्या ये भी होगा? मुझे ड्रग दो, मेरे लिए गांजा लाओ, चरस लाओ, एमडीएमए लाओ, एक्सक्यूसी लाओ। अगला यूटर्न दिल्ली में हुआ। आम आदमी पार्टी की फायर ब्रांड नेता, राज्यसभा सांसद और दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने राइट टर्न ले लिया है। स्वाति मालीवाल अन्ना हजारे आंदोलन की शुरुआत से अरविंद केजरीवाल की हमकदम रही, लेकिन अब वो बात नहीं रही। जिस जुबान पर कभी अरविंद केजरीवाल की तारीफों के कसीदे थे, अब वह जुबान अरविंद केजरीवाल के लिए आग उगलती है, सोशल मीडिया से लेकर नेशनल मीडिया तक। इस यू टर्न का कारण बहुत सीधा है। लोकसभा चुनाव के ठीक पहले अरविंद केजरीवाल के सरकारी आवास पर मालीवाल और केजरीवाल के पीए विभव कुमार की आपस में मारपीट हो गई। उनका आरोप है कि विभव ने लप्पड़ मार दिया। एक वीडियो सामने आया जिसमें स्वाति किसी गंजे को गरिया रही थी, किसी की नौकरी खाने की बात कर रही थी। इसके बाद काफी बवाल हुआ। मालीवाल ने कहा कि जब उनके साथ लप्पड़बाजी हुई तब केजरीवाल सीएम आवास में ही थे। अतिशी ने आपकी तरफ से मोर्चा खोलते हुए आरोप लगाया कि स्वाति मालीवाल सब कुछ भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर कर रही है। इसके बाद से मालीवाल की जो सक्रियता है वह बताती है कि आने वाले वक्त में भाजपा के साथ उनकी नज़दीकियां बढ़ सकती हैं, साथ ही आपके लिए मुसीबतें भी, क्योंकि कहावत है घर का भेदी लंका ढहाता है। अब थोड़ा दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि अब हम जिस शख्स की बात करने जा रहे हैं वह हमारी अपनी पत्रकारिता बिरादरी का मूर्धन्य चेहरा है। वरिष्ठ पत्रकार दिलीप मंडल को सुर्खियों में रहने आता है। सोशल मीडिया पर कोई नैरेटिव खड़ा करने, उसे ट्रेंड कराने या फिर किसी ट्रेंडिंग नैरेटिव के समानांतर नया नैरेटिव खड़ा करने में उनकी महारत है। आप उन्हें सबल्टर्न दुनिया का इन्फ्लुएंसर भी कह सकते हैं। साल भर पहले तक वह अपनी इन्फ्लुएंसर कला का इस्तेमाल दलितों, पिछड़ों और सामाजिक न्याय के मुद्दों को उठाने में करते थे। जाहिर है यह धारा भाजपा, हिंदुत्व और नरेंद्र मोदी की एंटीथीसिस है, सो मंडल जी उनके कटु आलोचक भी बने रहते थे। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले उन्होंने यू टर्न मार लिया। वह खुलकर उसी भाजपा, हिंदुत्व और नरेंद्र मोदी के भजन गाने लगे जिन्हें कोसते आ रहे थे। यू टर्न के इस क्रम में वो गोदी मीडिया के सबसे फेवरेट बुद्धिजीवी बन गए। लोकसभा चुनाव के दौरान अक्सर ऐसा लगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण दिलीप मंडल के फैलाए गए नैरेटिव से प्रभावित थे। दिलीप मंडल का एक पॉडकास्ट भारतीय जनता पार्टी और उनके नेताओं ने अपने ऑफिशियल हैंडल से शेयर किया। समय राहुल गांधी की एक प्रॉब्लम अगर मुझे कोई आइडेंटिफाई करने के लिए बोले तो मैं बोलूँगा कि उनका जो मार्क्सिस्ट, एनार्किस्ट, निहिलिस्ट, सारे में बड़े बड़े वर्ड यूज कर रहा हूँ, ये इनकी प्रॉब्लम है। मैं जिस आदमी से इस देश में संविधान को सबसे कम खतरा मानता हूँ वो आदमी नहीं, वो आदमी प्रधानमंत्री बनता है। ये भारतीय लोकतंत्र का चमत्कार है। बदले बदले से मंडल के मसीहा नजर आए तो बहुत सारे लोगों को बहुत सारा आश्चर्य हुआ, पर मंडल जी से प्रॉग्मेटिक पॉलिटिक्स कहते हैं, जो कि उन्हें अंबेडकर जी ने सिखाया है। लोगों को उत्कंठा हुई कि भाजपा इसके बदले दिलीप मंडल को क्या देगी। यह खुलासा एक आरटीआई से हुआ। मंडल साहब को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में बतौर सलाहकार नियुक्त किया गया, जिसकी सैलरी करीब 2 लाख प्रति माह है। यह जानकर आश्चर्यचकित लोगों को निराशा हुई। जिस कद के मंडल जी इन्फ्लुएंसर थे, उस हिसाब से बहुत सस्ते में उन्होंने दक्षिणपंथी कुनबा ज्वाइन कर लिया। विद्वानों में अभी भी इस बात को लेकर अविश्वास है कि इतनी मामूली कीमत लगाई मंडल जी ने अपनी। खैर, किसी के लिए क्या मायने रखता है यह सिर्फ उसकी नज़र से समझा जा सकता है। हमारे लिए तो बस एक बात फिलहाल सत्य है कि दिलीप मंडल ने पाला पूरी तरह से बदल लिया है। उनके आज के विचार उनके पहले के विचार से उतने ही विपरीत हैं जितने मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विचारों में होता है। जानना चाहता है प्रधानमंत्री जी, ऐसा क्या कारण है आज अकेला हिंदुस्तान का रुपया डॉलर के मुकाबले गिरता ही चला गया। इसी तरह
अपने मंडल जी कभी कहते थे, संघी होने की एक पहचान है। अगर कोई आदमी हर समस्या का, चाहे वह पेट में दर्द या सिर में डैंड्रफ की समस्या ही क्यों ना हो, अगर वह बिना वजह मुसलमान एंगल ठेल रहा है और मुसलमानों को निगेटिव पेंट करने के लिए हर वक्त तैयार है ताकि हिंदू मुस्लिम बाइनरी काम करे, तो वह संघी है। अब आप आज के मंडल जी को देख लीजिए। चौथे नंबर पर हैं विजेंदर सिंह, ओलंपिक पदक विजेता, मुक्केबाज और कांग्रेस नेता विजेंदर सिंह ने 4 अप्रैल 2024 को भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। अचानक से लिए गए इस फैसले ने सभी को चौंका दिया, क्योंकि इसके एक दिन पहले तक इस बात की चर्चा हो रही थी कि विजेंदर को कांग्रेस की तरफ से मथुरा लोकसभा सीट से बीजेपी सांसद हेमा मालिनी के खिलाफ चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है। विजेंदर सिंह ने 2019 में राजनीति में कदम रखा था। लोगों को सेवा का अवसर देने के लिए उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का धन्यवाद भी किया था। इसके बदले उन्हें दक्षिण दिल्ली से कांग्रेस का टिकट मिला, पर वो हार गए। फिर 2024 के चुनाव आए और उन्होंने भाजपा में घर वापसी कर ली। आज बीजेपी में शामिल हो रहा हूं और एक तरह से कहते घर वापसी हो रही है मेरी। पर जिस चीज ने ज्यादा चौंकाया वो थी विजेंद्र के मुंह से खिलाड़ियों को मिलने वाले मान सम्मान की बात। जैसे हम बाहर यूके में फाइट करने जाते थे, दुबई में फाइट करने जाते थे, आयरलैंड में फाइट करने जाते थे, तो कई बार एयरपोर्ट पर बहुत सारी चीजें होती थी। लेकिन जब से हमारी बीजेपी सरकार आई है, मोदी गवर्नमेंट आई है, तब से एक बहुत सरल और कहते बहुत आसान तरीके से हम कहीं भी आ जा सकते हैं। जो मान सम्मान इस गवर्नमेंट में मिला है, तो खिलाड़ी उसके लिए बहुत धन्यवाद करते हैं मोदी साहब का, बीजेपी गवर्नमेंट का। दरअसल कांग्रेस में रहते हुए विजेंदर ने किसानों से लेकर महिला पहलवानों के मुद्दे पर मुखर तरीके से आवाज उठाई और फिर खेल रत्न लौटाते लौटाते वीरेंद्र खुद ही भाजपा में लौट आए। वाह क्या सीन है। पांचवें और आखिरी हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। नीतीश कुमार को अगर यू टर्न शिरोमणि कहा जाए तो इसमें कुछ गलत नहीं होगा। यहाँ तक कि दुनिया भर में पलटी मारने वाले लोगों का अगर कोई राज्य होता तो निश्चित तौर पर नीतीश कुमार ही वहाँ के राजा होते। नीतीश कुमार 2005 से लेकर अब तक 9 बार मुख्यमंत्री पद का शपथ ले चुके हैं और येन केन प्रकारेण बिहार की मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज हैं। कई बार तो अपनी ही सरकार के दौरान 2-2 बार शपथ ले चुके हैं। नीतीश कुमार का कुर्सी प्रेम इतना है कि वह इसके लिए बार बार अपने सहयोगी दल बदलते रहते हैं। 2013 में भाजपा से अलग हुए, उसके बाद आरजेडी से जुड़े, फिर भाजपा के साथ गए, फिर आरजेडी से जुड़े। इस तरह से वह 2013 से लेकर अब तक 5 बार यू टर्न ले चुके हैं। वे हमेशा सत्ता में बने रहे, चाहे उन्हें अपना राजनीतिक स्टैंड ही क्यों ना बदलना पड़ा हो। नीतीश कुमार के यू टर्न भरे सफर पर एक नज़र। 2013 में उन्होंने एनडीए परिवार यानी भाजपा से अपना नाता तोड़ लिया। कहा इसका नेता ऐसा शख्स हो जिसकी स्वच्छ और धर्मनिरपेक्ष छवि हो। तब वो नरेंद्र मोदी को एनडीए का चेहरा घोषित किए जाने से नाराज माने गए और मिट्टी में मिल जाएंगे, भाजपा के साथ वापस नहीं जाएंगे की कसम खाते नजर आए। इसके बाद 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में उन्होंने राजद के साथ मिलकर महागठबंधन बनाया और चुनाव जीतकर मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन 2017 आते आते उनका राजद से मन ऊब गया और शायद कसम की याद भी थोड़ी धुंधली पड़ गई। इसलिए उन्होंने राजद गठबंधन की सरकार तोड़ी और भाजपा के समर्थन से एक और बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। लेकिन 5 साल बाद 2022 में चाचा नीतीश कुमार फिर पलट गए और इस बार राजद, कांग्रेस, सीपीआई, सीपीआईएमएल और हम के साथ एक सरकार बनाई और फिर मुख्यमंत्री बन गए। पर जैसा कि नीतीश जी का रिकॉर्ड था, उन्होंने एक बार फिर से पलटी मारी और 2024 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले इंडिया गठबंधन को छोड़कर भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए में शामिल हो गए। अगली बार नीतीश कुमार जी फिर कब पलटी मारेंगे, इसका हम सबको इंतजार है। उम्मीद है नीतीश जी हमें निराश नहीं करेंगे। लेकिन रुकिए,
नीतीश जी से लेकर विक्रांत मैसी हो या दिलीप मंडल, ये लोग पलटी मार सकते हैं, किसे पता। लेकिन न्यूज़ लॉन्ड्री नहीं। खबरों को कॉरपोरेट और सरकार के पंजों से आज़ाद रखने में हमारी ये मुहिम जारी रहेगी। तो आप भी इधर पलटिए और स्क्रीन पर लगे QR कोड को स्कैन करके न्यूज़ लॉन्ड्री की ताकत बनिए। पत्रकारिता का नासूर बन चुके विज्ञापन के मॉडल को खारिज करके खबरों की इस दुनिया को बदलिए ताकि पत्रकारिता आपके लिए जवाबदेह बने। newslaundry.com/subscription पर क्लिक कीजिए और अपने मन मुताबिक पेमेंट का विकल्प चुनिए, क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर्स का नारा है, मेरे खर्च पर आजाद हैं खबरें।